नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रजनन तंत्र की। प्रजनन तंत्र मानव के प्रजनन तंत्र की। और मानव के प्रजनन तंत्र की बात करने से पहले हम समझ लें प्रजनन का अर्थ क्या है। तो प्रजनन का अर्थ है समान जीवों की उत्पत्ति करना। तो वह सामर्थ्य हमारे अंदर है और अन्य सजीवों के अंदर भी वह सामर्थ्य है जो कि अपने समान क्या करते हैं, अपने समान जीवों की उत्पत्ति करते हैं। और अपने समान जो जीवों की उत्पत्ति करते हैं तो उसे प्रजनन कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में जितने अंग भाग लेते हैं उन सबको मिलाकर प्रजनन तंत्र का निर्माण होता है, एक सिस्टम का निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम नर प्रजनन तंत्र की बात करेंगे, फिर बाद में मादा प्रजनन तंत्र की बात करेंगे। ठीक है, नर प्रजनन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं? वृषण एवं वृषण कोष होता है। ये वृषण एक थैलीनुमा संरचना होती है। ये आप देख रहे हैं, थैलीनुमा संरचना होती है। और इसके अंदर एक जोड़ी एक जोड़ी क्या होते हैं? वृषण। तो वृषण कोष एवं वृषण ये ही हमारे प्राथमिक अंग कहलाते हैं। ये जनन अंग के कौन से अंग कहलाते हैं? प्राथमिक अंग कहलाते हैं, क्योंकि इसमें पहली कोशिका होती है शुक्रजन कोशिका, जो क्या करती है? शुक्राणु का निर्माण करती है। दूसरी कोशिका होती है लीडिंग कोशिका, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है। और तीसरी कोशिका होती है सर्टोली कोशिका, जो कि इन सबको पोषण प्रदान करती है। किसको पोषण प्रदान करती है? शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, लीडिंग कोशिका को पोषण प्रदान करती है। तो याद रखें कि वह प्राथमिक अंग क्यों कह रहे हैं और इन सब दूसरे अंगों को द्वितीयक अंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वही प्राथमिक अंग कहलाएगा जो हार्मोन का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है, जो कि शुक्राणुओं का निर्माण कर रहा है, उनको प्राथमिक अंग कहते हैं। और अन्य इनके द्वितीयक या सहायक अंग होते हैं, जो कि इन शुक्राणुओं को कहाँ तक ले जाने में, निषेचन तक, अंडाणु तक ले जाने में सहायता प्रदान करते हैं। आइए चलते हैं हम। दूसरा है अधिवृषण। दूसरा अंग क्या है हमारा? अधिवृषण। जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से गोल गोल, ये अधिवृषण है। यहाँ क्या होता है? जो हमारा शुक्राणु बना है, कहाँ पर? वृषण में जो शुक्राणु बना है, वृषण कोश में, वृषण के माध्यम से जो वृषण कोश में शुक्राणु बना है वो यहाँ जाकर क्या हो जाता है? संग्रहित हो जाता है। देखो, शुक्राणुओं का अधिवृषण में क्या संग्रहण हो जाता है। इसके पश्चात क्या होती है? शुक्र वाहिका, एक नलिका होती है शुक्र वाहिका, जो कि सीधा किससे जुड़ी होती है? शुक्राशय से जुड़ी होती है। यहाँ पर शुक्र वाहिका से अधिवृषण में जो शुक्राणु है वहां से शुक्र वाहिका से होते हुए वो कहाँ पर जाके संग्रहित हो जाते हैं? शुक्राशय में। यहाँ शुक्राणु से कौन मिल जाता है? सीमेन मिल जाता है। क्या पदार्थ मिल जाता है? शुक्राणु सेल से सीमेन मिल जाता है। सीमेन में कैल्शियम और फ्रक्टोज होता है। सीमेन में क्या होता है बच्चों? कैल्शियम और फ्रक्टोज होता है। तो यही डिसाइड करता है, सीमेन में कैल्शियम डिसाइड करता है कि आपके शुक्राणुओं की गति कितनी है। अगर शुक्राणुओं की गति धीमी है तो मतलब कैल्शियम की कमी है। वहीं फ्रक्टोज ये डिसाइड करता है कि आपके शुक्राणु हेल्दी हैं कि नहीं। अगर फ्रक्टोज की कमी है मतलब आपके शुक्राणु हेल्दी नहीं है। तो फर्टिलाइजेशन में समस्या आने का कारण यही होता है। इसी का टेस्ट किया जाता है सीमेन का, याद रखना है ना, जिसमें ये देखा जाता है कि कैल्शियम और फ्रक्टोज की मात्रा कितनी है। अगर कम है कैल्शियम तो उसकी गति कम है आपके शुक्राणुओं की, और फ्रक्टोज की मात्रा कम है तो शुक्राणु की हेल्थ भी बहुत कम है। तो इससे फर्टिलाइजेशन में क्या आती है? समस्या आती है, निषेचन में, है ना। आगे हम चलते हैं पुरस्थ। कहाँ पर चलते हैं? पुरस्थ। पुरस्थ जो एक ग्रंथि होती है जो गंध प्रदान करती है, सीमेन को एक विशेष प्रकार की क्या प्रदान करती है? गंध प्रदान करती है। इसके बाद सिसन होता है। सिसन मतलब जहां से हम क्या करते हैं, अपने जो नर का जो शुक्राणु होता है उसे मादा की योनि में जाकर इंजेक्ट करते हैं, या कहें उसे स्थानांतरित करते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि वृषण कोश में ये कोशिकाएं होती हैं, और इसके बाद वृषण और वृषण कोश मिलकर क्या बनाते हैं? शुक्राणु बनाते हैं। और आगे चलकर अधिवृषण में शुक्राणु संग्रहित होते हैं। फिर शुक्र वाहिका के माध्यम से शुक्राणु कहाँ तक पहुंचते हैं? शुक्राशय में पहुंचते हैं। यहाँ शुक्राणु से कौन सा पदार्थ मिलता है? सीमेन। सीमेन में कैल्शियम और फ्रक्टोज होता है। ये क्या गति का निर्धारण करता है? ये इसके स्वास्थ्य का निर्धारण करता है। किसके? शुक्राणुओं के स्वास्थ्य और गति का निर्धारण करता है। पुरस्थ इसमें गंध प्रदान करता है। सिसन वह भाग होता है जो कि मादा की योनि के माध्यम से क्या करता है? शुक्राणुओं को अंडाणुओं तक पहुंचाने का कार्य करता है, मादा की योनि तक स्थानांतरित करने का प्रयास करता है सिसन। आगे चलते हैं। आप ये तो आपने समझ लिया किसका? नर जननन। इसके बाद आते हैं मादा जननन। मादा जननन की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है? अंडाशय होता है, अंडवाहिनी होती है, और गर्भाशय होता है, योनि होती है, ओवरी होती है, फैलोपियन ट्यूब होता है, यूट्रस होता है, और वेजाइना योनि होती है। ठीक है, तो अंडाशय में क्या बनता है? अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पर ही अंडाणु का निर्माण हो रहा है और यहीं पर हार्मोन्स का भी निर्माण होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सेन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो महिला के अंदर, मादा के अंदर क्या करते हैं? मासिक धर्म चक्र है, और उनके जो मिल्क है, स्तन है, और योनि है, और गर्भाशय है, उसके विकास में सहायता प्रदान करते हैं। जबकि रिलैक्सेशन हार्मोन क्या करता है? जब मादा को बच्चा
होने को होता है, जब लीवर पेन होता है तो ये ग्रीवा को चौड़ा कर देता है, यूट्रस की ग्रीवा को चौड़ा कर देता है ताकि बच्चे को बाहर आने में आसानी हो सके। ठीक है, तो इसके बाद अंडाशय में क्या बनता है, आप सबको मैंने बता दिया, अंडाणु बनता है। इस अंडाशय में ये अंडाणु बन गया, और अंडवाहिनी, यही अंडाणु, यहाँ जो ये वैक्यूम, ये अंडवाहिनी में जो एक सिरा होता है जो अंडाशय से जुड़ा होता है, वो वैक्यूम टाइप का होता है, जो इस अंडाणु को पकड़कर कहाँ पर पहुंचा देता है, अंडवाहिनी में पहुंचा देता है। और अंडवाहिनी में जैसे अंडाणु आता है तो यहाँ से जो नर का स्पर्म है वो यहाँ आता है, और यहाँ से आकर सीधा यहाँ क्या हो जाता है, निषेचित कर देता है इसको, अंडाणु को। और निषेचित करने के बाद यही अंडा किस में आ जाता है, निषेचन के बाद गर्भाशय में आ जाता है। और गर्भाशय वो स्थान है जहाँ भ्रूण के विकास की अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होती हैं। कैसी परिस्थितियां, भ्रूण के विकास की अनुकूल परिस्थितियां। और ये योनि आप सबको पता ही है, योनि वह भाग होता है जो शुक्राणु कोश का, जो शुक्राणु मैंने अभी बताया था, शुक्राणु कोश का जो मानव की, नर के जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु को स्थानांतरित करने का प्रवेश द्वार होता है। यहीं से इस योनि के प्रवेश द्वार से ही शुक्राणु कोशिका किस में जाती है, अंडवाहिनी तक पहुंचती है, फिलोपियन ट्यूब तक पहुंचती है, और यहाँ अंडाणु को निषेचित करती है। याद रखें। तो प्रत्येक मासिक चक्र के 14 दिन बाद अंडाणु का निर्माण होता है, और अंडाणु की आयु लगभग 24 घंटे होती है। और इसके पश्चात अगर किसी प्रकार का नर ने इंटरकोर्स किया तो वह अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से क्या होता है, निषेचन हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होने के पश्चात यही निषेचित भाग कहाँ पर आ जाता है, गर्भाशय में। और गर्भाशय में यह 9 महीने में परिपक्व अवस्था में आकर बाद में क्या हो जाता है, ये बाहर आ जाता है, और एक मानव का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। याद रखिए क्या, ये अंडाणु, अंडाशय में अंडाणु, अब इस बार अगर इस अंडाशय में अंडाणु बना है तो अगले मासिक चक्र के पश्चात इस अंडाशय में अंडाणु बनेगा। याद रखना, इस अंडाशय में क्या बनेगा, अंडाणु। और ऑटोमेटिक ये जो स्पर्म आया है यहाँ पे, मतलब ये जो शुक्राणु आया वो ऑटोमेटिक किधर चले जाएंगे, फिर इधर की ओर चले जाएंगे, है ना। ठीक है, तो आपको मेरी आज क्लास में आपको कम समय में नर प्रजनन तंत्र और मादा प्रजनन तंत्र दोनों समझा दिए मैंने, तो दोनों की हार्मोन भी आपको मैंने बता दिए क्या क्या करते हैं, और आपको बहुत आसानी होगी। कोई भी आपको प्रश्न आएगा तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।